अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है रिटेल कारोबार और टैक्स निज़ाम। ये बहुत बड़ा इशू है रिटेल का। पिछले साल से बात हो रही है डॉक्यूमेंटेशन की। इस पे CNIC की एक कंडीशन आई कि जो सेल होगी 50,000 ज़्यादा उस पर CNIC लिया जाएगा। उस पर हुकूमत और रिटेलर्स के दरमियान काफ़ी मुज़ाकरात हुए और टियर 1 एक रिटेल का उन्होंने ग्रुप बनाया जो कि बड़े रिटेलर्स हैं, उनको टियर 1 में उन्होंने एलोकेट किया। उसके बाद टियर 2 का भी एक अलग सेगमेंट बनाया उन्होंने और टियर 1 के साथ मुज़ाकरात हुए, MOU साइन हुए, लेकिन उस पर अमल कितना हुआ वो तो अभी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हुकूमत जा रही है और ये सेगमेंट डॉक्यूमेंट होना है और ये सेगमेंट डॉक्यूमेंट होगा तो पाकिस्तान इकॉनमी बहुत मेजर हद तक डॉक्यूमेंट हो जाएगी। हमारे रिपोर्टर हैं सैयद इफ्तिखार हुसैन, उन्होंने भावल नगर से रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो देखते हैं। 5 तहसीलों पर मुश्तमिल पंजाब के सबसे बड़े जिला बहावलनगर का शुमार पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इजला में होता है। यहाँ की आवाम तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आबादी 30 लाख नफूस से भी जायद है और इसका 90% शोबा ज़राअत से वाबस्ता है। जिला भर में 300 के करीब छोटी बड़ी सनतें भी मौजूद हैं, जिनमें टेक्सटाइल स्पिनिंग के अलावा ज्यादा तादाद राइस प्रोसेसिंग मिल्स की है। इन राइस मिल्स में उम्दा किस्म का चावल तैयार करके मुल्क भर के अलावा बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे ज़र मुबादला के साथ मुल्की खजाने में अरबों रुपए का सालाना टैक्स भी जमा होता है। बिजली, गैस, पानी बिल समेत अद्वियात और दीगर जरूरियात जिंदगी की हर चीज पर टैक्स अदा करने वाली नॉन फाइलर्स अवाम के साथ साथ यहाँ के तमाम फाइलर्स भी गुज़श्ता और मौजूदा हुकूमत की जानब से बहावलनगर को पसमानदा रखने पर काफी मायूस नजर आते हैं। देखिए, हम बाकायदगी से टैक्स अदा करते हैं। हमें मालूम है कि हुकूमतें टैक्स से ही चलती हैं, मगर इसके बदले हुकूमतें हमें क्या दे रही हैं? ना सेहत की सहूलत है, ना सस्ती तालीम की सहूलत है, ना रोड्स हैं। हुकूमत हमें बुनियादी सहूलत फराहम करे, हम खुशी से टैक्स अदा करेंगे। हमारा जो इलाका है पसमानदा इलाका है, यहाँ पे जो छोटे ताजर ज़्यादा हैं वो FBR के महकमे का और तो छोटे जो ताजर हैं उनके दरमियान एक खौफ का रिश्ता है। मतलब बड़ा खौफ पैदा कर दिया गया FBR महकमे से। इसमें तो पहले एक दोस्ताना माहौल होना चाहिए कि लोगों का खौफ ख़त्म हो जाए इस महकमे से और ताकि वो और टैक्स देने में आसानी उनके लिए हो जाए। जी, मैं एक ज़िम्मेदार हूँ। बहावलनगर से मेरा तल्लक है। मुल्की ग़िज़ाई जो ज़रूरियात उसको पूरा करने में हम ज़िम्मेदारों का एक अहम रोल होता है। बहावलनगर हर हवाले से हम ज़िम्मेदार टैक्स अदा करते हैं, हर चीज़ पर टैक्स अदा करते हैं, लेकिन इसकी एवज हमें बुनियादी जो सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है। बहावलनगर एक पसमानदा तरीन इलाका है। अगर इसको सहूलियात दी जाए, हम जिम्मेदारों को सहूलियात दी जाए तो टैक्स नेट में मजीद इजाफा हो सकता है। सनती और तजारती हल्के मुतालबा करते हैं कि हुकूमत की जानब से जिला में ट्रेन, दोरो या सड़कें, साफ पानी, सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के अलावा अगर टैक्स जमा करने वाले अदारों का रवैया उनके साथ दुरुस्त हो जाए तो टैक्स नेट में कई गुना इजाफा हो सकता है। तजारती हलकों का कहना है कि जहां पर टैक्स की वसूली रियासत का हक है, वहीं पर अवाम को बुनियादी सहूलियत की फराहमी भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। प्रोग्राम टैक्स और आप के लिए सैयद इफ्तिखार हुसैन, बहावलनगर। आपने देखा हमारे रिपोर्टर इफ्तिखार हुसैन साहब ने रिपोर्ट दी बहावलनगर से। और अब हमें यहाँ ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आके हम अपने मेहमानों से बात करेंगे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हमें ज्वाइन किया है मेहमानों ने, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहसन मलिक साहब, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स, जनरल सेक्रेटरी हैं ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन के। और हमें ज्वाइन किया है रेहान नसीम साहब ने, जो चेयरमैन हैं फैसलाबाद गारमेंट सिटी के। अपने मेहमानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद एहसन मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। आप जो है रिटेल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब के। ये जो पिछले साल से रिटेलर कारोबार को हम देख रहे हैं, आज का हमारा मौजू भी है, रिटेल कारोबार जो है वो किसी तरह भी सेटल नहीं हो पा रहा। कभी गवर्नमेंट को इतराज़ होता है, कभी रिटेलर्स को इतराज़ होता है, कभी टैक्स रेट का मसला होता है, कभी सेल टैक्स का मसला होता है, कभी डॉक्यूमेंटेशन का मसला होता है, कभी CNIC का मसला है। तो वजह क्या है, ये कारोबार इतना अनडॉक्यूमेंटेड क्यों है और क्यों आप लोगों को इसको डॉक्यूमेंट करने में इतराज़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट रिटेलर्स, इट्स रियल्टर्स, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, एंड आई एम वाइस प्रेसिडेंट पंजाब।
अच्छा जी। बेसिक इशू ये है अनवर साहब के ये जो गवर्नमेंट जब से ये आई है ये बेसिकली चीजों पे ग्रिप नहीं कर सकी और जो भी ये पॉलिसीज लेके आई है उसमें फुकदान ये रहा है कि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी एरिया के, चाहे वो रिटेलर्स हैं, चाहे वो रियल्टर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, उनकी इनपुट कभी नहीं ली गई। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले हमने मीडिया में देखा, हम पिछले 1 साल से एक डिमांड कर रहे थे हमारी फेडरेशन एंड रियल एस्टेट एसोसिएशन कि आप पाकिस्तान में एक पूरी दुनिया की तर्ज पे रियल एस्टेट मैनेजमेंट बोर्ड बनाएं, रियल एस्टेट मैनेजमेंट काउंसिल बना दें, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दें, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ रियल्टर्स, उनको ऑन बोर्ड करके बनाएं। लेकिन 3 दिन पहले फाइनली, अब अल्लाह बेहतर जानता है वो किसने बना दिया, असेंबली से भी पास हो गया, सेनेट से भी पास हो गया, और जो 10 लाख से प्लस रियल्टर्स हैं उनमें से किसी की इनपुट नहीं ली गई। चलें, जैसे मैं समझता हूँ आप बात की, लेकिन पाकिस्तान में जो ये निज़ाम है जिसमें जो आपका कलेक्टर रेट अलग है, एफबीआर रेट अलग है, एक्चुअल मार्केट रेट अलग है, ये कितना बड़ा बिगाड़ है पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को, पाकिस्तान इकोनॉमी को आगे बढ़ने से रोक रहा है, और इसके आप स्टेक होल्डर हैं। भाई अनवर साहब, इशू ये है, हम पे लोग ओवरसीज पाकिस्तानी जब वो यहाँ पर आते हैं वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि यार ये क्या इशू है कि डीसी रेट अलग है, एफबीआर रेट अलग है, मार्केट रेट जिसपे ट्रांजैक्शन होती है वो रेट बिल्कुल अलग है। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन नहीं है फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस में कि ये सब वन पेज पे आ जाएं, और प्रॉब्लम अपनी खींचातानी में लोग उस चीज को सफर कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि डिस्क्लोजर का इशू नहीं है पाकिस्तान में, जो लोगों के डिस्क्लोजर्स हैं वो वजह नहीं है इसकी कि ये जो नीचे रखा हुआ है, इसको किसको नीचे रखा हुआ है? सॉरी, जो रेट्स जो हैं ये पहले तो कलेक्टर रेट पे था पहला सारा झगड़ा, फिर वो एफबीआर ने बड़ी मुश्किल से ये जो इंटरनेशनल डोनर्स एजेंसीज कंडीशन डालती हैं, हम तो आगे ही बढ़ते हैं उसी हिसाब से, हम तो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसी हिसाब से हैं। अब एफएटीएफ ने हमें पकड़ा हुआ है तो हम उसको वजह से डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि क्या खुद से हम डिक्लेरेशन सही नहीं कर सकते अपनी? ये तो डिक्लेरेशन का सारा बिगाड़ है। सर बिल्कुल हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए लोगों को मैक्सिमम टैक्स नेट में लोगों को लेकर आए, बट उसके लिए टैक्स रेशियो कम होनी चाहिए। अभी लाइक सपोज मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि मेरा सपोज साल का लाख रुपया टैक्स बनता है, मुझे मिस्टर XYZ कहता है कि भाई आप 25,000 रुपए मुझे दे दें और 25,000 रुपए आप जमा करवा दें, तो आपके मामला, आपकी फाइल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मैंने जो 50,000 रुपया वो वेव करवाया, 25,000 रुपया मैंने बंदे को दिया, तो अब मेरे से टैक्स ही 25,000 रुपया ले लेना। मैं आपके पास आता हूं, इस पर बात करते हैं आपसे जरा, लेकिन हमें ज्वाइन किया है रेहान नसीम साहब ने, चेयरमैन फैसलाबाद गारमेंट सिटी के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रेहान साहब, ये जो पाकिस्तान में असल में डॉक्यूमेंटेशन का हिसाब है, हमारा टॉपिक आज तो रिटेल कारोबार था, क्योंकि रिटेल में जो है डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा एक फुकदान चल रहा है, एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, एक दस्ते गिरबान है हुकूमत और रिटेलर्स। तो ये क्यों आप समझते हैं कि ये क्योंकि आप तो एक्सपोर्ट से ताल्लुक है, लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पे क्या वजह है जो डाउन द लेन ग्राउंड पे लोग डॉक्यूमेंटेशन करने अवॉइड करते हैं? सर अभी मैं एसएम साहब की बात सुन रहा था, बिल्कुल इन्होंने प्रैक्टिकल बात की है जो आपका भी क्वेश्चन है। एक्चुअली जब तक एफबीआर को प्रॉपर रिफॉर्म्स नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी यहाँ पर टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं है। अब इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ, जैसे हमारे रिटेलर्स, ये तो चले रियल स्टेट से हैं, जो आम हमारे कपड़े के ताजिर हैं, आम शॉपकीपर, वो टैक्स नेट में इसलिए आने को तैयार नहीं है क्योंकि जब वो जाते हैं टैक्स नेट में, वो हमारे जो टैक्स पेयर ऑलरेडी है उनका हशर देखते हैं कि उनके साथ क्या सलूक करता है एफबीआर, और इसीलिए वो जिस तरह इन्होंने बात की कि वो कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं 25,000 रुपया वो दे दूं। इवन आप ये देखें कि बैंक पे जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनको बैंक के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स 0.6% है। वो 5 लाख साल का बैंक ही अपने ट्रांजैक्शन पे टैक्स कटा देते हैं, लेकिन 50,000 गवर्नमेंट को टैक्स देने को तैयार नहीं और टैक्स नेट में आने को तैयार नहीं। और सारा का सारा मैं समझता हूँ कि एफबीआर का वो निजाम है
अगर हम रजिस्टर्ड हैं तो हमें पता है कि हम किस मसाइल से गुजर रहे हैं। आपके सामने हमारे एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स हैं, साल 1.5 साल हो जाता है जो रिफंड्स नहीं मिलते। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग, मैं समझता हूं कि आने को तैयार नहीं है। हम हालांकि इन्होंने गवर्नमेंट ने जो पीछे रूल्स बनाए हुए हैं जो पिछले 5-7 साल से चल रहे हैं, हमें इन्होंने एक्सपोर्टर्स को भी टैक्स कलेक्टर बनाया हुआ है कि हम लोगों का टैक्स जमा करा रहे हैं। हम ये इन मसाइल से उलझ रहे हैं और उसके बाद हमारा रिफंड जो अपने हमारे पैसे हैं जो कि हमने डिपॉजिट कराए हैं और हमें जब एक्सपोर्ट करना रिफंड मिलना है उसको साल 1.5 साल अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ लिक्विडेशन, कुछ रिफंड इशू किए हैं गवर्नमेंट ने सर, बिल्कुल किए हैं। लेकिन मैं ये देखें, बहुत सारे उन्होंने बेहतर इकदाम इस साल हुए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अभी भी आप देख लें कि 8-8, 9-9 महीने का अभी भी वो लॉक बैक है, जबकि लॉ कहता है कि आपने विद इन 3 डेज इसको रिफंड को इशू करना है। सो दीज आर द प्रॉब्लम। तो रेहान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं? मैं तो समझता हूँ 3-4 दफा एफबीआर में रिफॉर्म्स हो चुके हैं और बात वहीं आगे फिर रुक जाती है। बिजनेसमैन कहते हैं रिफॉर्म चाहिए, एफबीआर कहते हैं टैक्स नहीं देते लोग, और हुकूमत जो है वो एंड ऑफ द डे हुकूमत जो है वो हमारी गरीब और उसके पास पैसे नहीं होते हैं। सर, सबसे ज्यादा टैक्स तो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर देता है, क्योंकि हमारा तो विदहेल्ड हो जाता है बैंक ट्रांस जैसे ही हमारी कोई रेमिटेंसेज आती हैं तो इस पे तो ये देता नहीं है, साहब ले लिया जाता है आपसे, देता नहीं है। समझ ले इसको इसी तरह समझ ले, जबरदस्ती ले लिया जाता है, लेकिन लिया तो जाता है ना। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, ये कितने सालों से हम सुन रहे हैं, चाहे पिछली हुकूमत थी चाहे ये हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर साहब काफी दफा कह चुके रिफॉर्म्स करेंगे। अनफॉर्चुनेट है ये है कि ये ऐसा करप्ट सिस्टम है एफबीआर का, जिस तरह भी एसएम साहब भी बात कर रहे थे कि लोगों को वो खुद आके ऑफर करते हैं जो टैक्स नेट में लोग नहीं आते कि जनाब इतने पैसे ले लो, इतने पैसे कर लो, और यही वजह है कि हम टैक्स रेहान साहब, ये तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का यही हाल है, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का यही हाल है, ये रोना है। लेकिन पूरे पाकिस्तान का सर ये हाल है, सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स का भी यही हाल ठीक है। हम इतनी इस हद तक गिर चुके हैं करप्शन में कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि हम ये किस तरह से आउट होंगे। देखिए, पाकिस्तान की तरक्की का सफर तभी तय हो सकता है। नहीं तो आप क्या समझते हैं, ये जो गलत डिस्क्लोजर है, आप क्या समझते हैं गलत डिस्क्लोजर है, ये करप्शन नहीं है? सर, ये सिस्टम किसने दिया हुआ है? ये अच्छा। हमने तो नहीं दिया ना। अच्छा। ये शुरू से चलता आ रहा है, जिस तरह अभी बात कर रहे थे, कलेक्टर सिस्टम है, डीसी रेट है, ये क्या मिलके बैठ के नहीं इसको तय कर सकते? इनको नहीं पता कि प्रॉपर्टी का रेट क्या है, इनको नहीं पता फलां चीज का रेट क्या है। देखें, दुनिया में एक हर चीज की एक हकीकत है। अगर आज मैं बात करता हूँ एक बेडशीट की, तो उसका रेट आज $5 फॉर एक्सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल। पूरी दुनिया को पता है ये रेट है। इसी तरह यहाँ पर हर चीज का रेट गवर्नमेंट एजेंसीज को भी पता है, जितनी ये टैक्स नेट एजेंसीज है सबको मालूम है। बट प्रॉब्लम ये है सर कि हम नियतन ठीक नहीं है। हम ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये कि मालूमात होते हुए भी, ग्राउंड रियलिटीज पता होने के बावजूद भी कोई सही इकदाम नहीं कर रहा। सर, ये उस मालूमात को एफबीआर टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं इकट्ठा करता, अपनी रिश्वत लेने के लिए इकट्ठा करता है। चले, मैं आपसे बात करता हूँ, वापस आता हूँ, मैं जरा एहसन साहब से बात करूँ। एहसन साहब, ये जो एमनेस्टी आपने जो अब बताया कि आप जो हैं स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के, तो ये जो एमनेस्टी आई है कंस्ट्रक्शन की, ये आप क्या समझ रहे हैं, कामयाब हो रही है या हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो गई है? अनवर भाई, मैं समझता हूं कि ये जो पीएम कंस्ट्रक्शन पैकेज में जो एमनेस्टी दी गई थी, इसका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि ये जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे, रियल एस्टेट वाले, उनको ऑनबोर्ड करके नहीं बनाई गई, और जो गवर्नमेंट इससे हदफ हासिल करना चाहती थी वो नहीं हासिल कर सकी। मतलब मेरी इतलात के मुताबिक एफबीआर में 14 अप्रैल को पीएम कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस होता है, 11 जून को बजट आता है, और आज एज ऑफ टुडे 24 अक्टूबर तक जो एप्लीकेशंस आई हैं, जो एक्सेप्ट हुई हैं, वो 3 डिजिट के फिगर से ऊपर नहीं गई हैं, मतलब को 200 के प्लस माइनस में हैं। मार्केट में जो थोड़ी बहुत बेहतरी आई वो तो आप क्या समझते हैं, क्या नंबर होने चाहिए थे? सर, बेसिकली इशू ये है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बनती, इरिटेट करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन जो कारोबार कर रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसको वही आएगा ना। अब आप ये समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान बिल्डर बन जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है एहसन साहब। नहीं भाई, मैं तो ये कहता ही नहीं हूं कि पूरा पाकिस्तान। आपने मेरे ख्याल है अगर स्टडी किया हो, जो पीएम कंस्ट्रक्शन पैकेज था उसमें 2 वर्ड लिखे हुए थे, 1 इज बिल्डर एंड 2nd एंड डेवलपर। अगर मतलब वो तो गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि एक वकील भी बिल्डर बन जाए, एक डॉक्टर भी
बिल्डर बन जाए, मतलब हर शोबा तबके से फिक्र रखने वाला आदमी को गवर्नमेंट बिल्डर बनाना चाह रही थी, जबकि ऑलरेडी जो पाकिस्तान में बिल्डर एसोसिएशन है आबाद, उसके टोटल को 1500 से 2000 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। सही है। और वो क्लेम करते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में उनका नेटवर्क और सारी चीजें, और वो बहुत बड़ा रोजगार मुहैया करते हैं। हमने इस चीज को अपोज इस तरह से किया कि हम 10 लाख प्लस लोग हैं पूरे पाकिस्तान में रियल्टर्स, और आपका जो पहला स्टेप है बिल्डर का, वो जमीन की सेल परचेज है। जब तक आप उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई चीज अच्छा, आगे ऐसा नहीं चलें, चलेगी। ये तो हम देखें, आपकी बात सही है, लेकिन बात यह है कि जो आप जिस शोबे से आप मुंसलिक हैं, उसका जो सबसे बड़ा वो है, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का इशू है। प्रॉपर्टीज जो है टाइटल ट्रांसफर किए वगैरह बिक जाती हैं, लोगों के पास पोर्टफोलियोज होते हैं स्टेट एजेंट्स के पास, वो लोगों के इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं, उनसे मुख्तलिफ लोगों को इन्वेस्ट करवाते हैं। तो ये जो तरीका है, इसको डॉक्यूमेंट क्यों नहीं किया जाना चाहिए? उसकी वजह यह है भाई अनवर साहब कि पूरी दुनिया में इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है, एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। हम पिछले 1 साल से डिमांड कर रहे हैं, मैंने आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि भाई आप जैसे पेमरा है, पीटीए है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एंड काउंसिल है, इस तरह रियल एस्टेट मैनेजमेंट बोर्ड बना दें, रियल एस्टेट मैनेजमेंट काउंसिल बना दें, हमारा कोई एक अदारा हो। तो आप ये कह रहे हैं आज मुझे नहीं पता, वक्त की डिमांड एक रेगुलेटर है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है, और उसमें मुझे पता हो कि यार एक सेलर, एक बायर, एक रियल्टर्स ने अपनी शिकायत या इश्यूज किसके पास लेकर जाने हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी 1 हफ्ता पहले अनाउंस हुआ है कि डॉक्टर वकार साहब हैं, जिनको रेवेन्यू मिनिस्टर लगाया गया है, जैसे लाइक नून लीग की गवर्नमेंट में हारून अख्तर साहब थे, और उनके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि वो कोई शायद अच्छी बेहतर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और होपफुली उनसे जल्द मुलाकात भी होगी हमारी। इशू ये है अनवर भाई, रिफॉर्म्स, आप रिफॉर्म्स क्या कहते हैं? रिफॉर्म्स आप क्या कहते हैं? कि कोई नोटिस इशू नहीं हो, आप लोगों को मतलब केसेस सेलेक्ट नहीं हो ऑडिट में, क्या रिफॉर्म चाहिए एफबीआर में? इसलिए डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ज्यादा हो गई है भाई। हमें रिफॉर्म ये चाहिए कि गवर्नमेंट कोई भी किसी भी सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी बनाए ना, उसके स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके बनाए। अगर हमारे लिए कंस्ट्रक्शन पैकेज बन रहा था तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट और वजीरों मुशीरों के अलावा उन्होंने लोगों से, अब पूरे पाकिस्तान से तो मशवरा नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने स्टेक होल्डर से मशवरा तो किया होगा गवर्नमेंट ने। सर अगर किया होता तो ये चूचू का मुरब्बा ना बनता, इसका रिजल्ट ये ना होता जो अब तो रिजल्ट है आप कि ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स ये है। चाहिए कि कंसेंसस हो, जिस इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई इशू आता है, कोई चेंजेस लाती हैं, तो उसके साथ बैठ के ऑन बोर्ड लेके उसको जो है फिर जो है एक डॉक्यूमेंट लेके आना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल भी हो और इम्प्लीमेंट भी हो सके। बिल्कुल अनवर भाई, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से ताल्लुक है, आपका प्रोग्राम है, आप एंकर हैं। अब आपकी रिफॉर्म्स के लिए अगर मैं सजेशन देनी शुरू कर दूं तो मेरे से बड़ा तो जाहिल आदमी कोई नहीं है, और अगर मेरे इशू के ऊपर आप अपनी सजेशन देनी शुरू कर दें, क्योंकि हम लोग मार्केट में बैठे हैं, हमारी पल्स है लोगों के पास, हमें पता है लोग क्या चाहते हैं। ऐसा भाई, मैं तो एंकर तो हूं, लेकिन मैं टैक्स लॉयर भी हूं, तो मैं टैक्स के निजाम को भी और डिस्क्लोजर्स को भी समझता हूं और एफबीआर के मसाइल को भी बहुत अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कह रहा हूं कि रिफॉर्म्स ऐसे आप जो चाह रहे हैं, वो कंप्लायंसेस में आपको परेशानी है, टैक्स रेट ज्यादा है, अगर इस पे कोई बात हो तो ज्यादा मेरे ख्याल में वाज़ेह तौर पर वो आ जाएगी बात। अनवर भाई, इशू मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अभी जैसे ये एक नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंस किया, ठीक है, हम ऑलरेडी डिमांड कर रहे थे कि पूरी दुनिया में 0%, 1%, 2% पे मॉर्गेजेस दी जाती हैं लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, अपने घर देने की, छत देने के लिए। आपने अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है उसमें कहा है कि जो आदमी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर परचेज करेगा 5 मरले तक की प्रॉपर्टी, उसको 5% पे कर्जा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यह है कि क्या पुराने पाकिस्तान वाले लोगों का कोई हक नहीं है? नया पाकिस्तान से 2.5 साल गवर्नमेंट ये तो एक इशू है, लेकिन आप टैक्स रेट से मुतमईन हैं, आप समझते हैं कंप्लायंसेस सही हैं, ये बस इस पे मुझे जवाब दे दें तो मैं रिहान नसीम साहब की तरफ जाऊं। हम टैक्स उस पर बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हमें पाकिस्तान के लिए ये चाहिए कि टैक्स की रेशियो को बहुत नीचे लाया जाए। जो फाइलर और ये जो ऑडिट हर साल होता है, एहसन साहब, ऑडिट हर साल होता है,
ऑडिट जो होता है, ये ऑडिट भी सिर्फ पैसे बनाने के लिए होता है भाई। ठीक है, आपका व्यू पॉइंट आ गया, आपका मेरा नाम निकाल दिया जाता है। व्यू पॉइंट आ गया बिल्कुल आपका। रेहान नसीम साहब, आप एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर्स को एक रिलीफ दिया हुआ है, उन्होंने एक रिड्यूस रेट दिया हुआ है, उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि एक्सपोर्टर के साथ जो है ब्याज जाती कर रहा है या हुकूमत जो है टैक्स के मामलात में जाती कर रही है, और वो क्या है? देखिए, मैंने हुकूमत का नाम नहीं लिया, मैं बार बार FBR का नाम। अच्छा, और तो हुकूमत का इदारा है FBR, हुकूमत का इदारा है। देखिए, हुकूमत का इदारा है और हुकूमत, हर हुकूमत चाहती है रिफॉर्म्स हो, लेकिन ये इतना बड़ा करप्शन का गढ़ है। देखिए, बात ये है, मैंने ये टैक्स रिड्यूस या उस पर बात ही मैं नहीं करता, क्योंकि हमारा 1% है या उस पर 1.5 तक जाता है, जो बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आता है? जो हमारा 17% सेल्स टैक्स रिफंड है, ठीक है, उसको जब हम लेने जाते हैं उस पर इतनी मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं, खासतौर पे अभी एक एच फॉर्म का सिस्टम है, आपको भी मालूम होगा, वो उसके ऊपर इतनी कॉम्प्लिकेशंस है और रोज कोई ना कोई उसके वजह से। तो आप आप क्या सजेस्ट करते हैं इसके लिए, क्या सजेस्ट करते हैं आप? सर, इसके लिए जब तक ये जितना जब अब मैं एक अच्छी बात भी कर दी चाहिए, जो पॉजिटिव काम हो रहा है जिसमें मैं वाकई करता हूँ मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री और हमारे जो अब नए आए हैं, अभी जो सबका फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं डॉक्टर वकार, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, और मुझे उम्मीद है कि इनके आने से काफी सारी बेहतरी आने की मुझे, मैं समझता हूँ, उम्मीद है। देखें, इसके अंदर जब तक जितना कम होगा सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, और जितना रियल टाइम सिस्टम में हम आएंगे उतना बेहतर होगा। जितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, FBR के स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट होगी, उतनी करप्शन भी बढ़ेगी और उतना ही डिलेज इन रिफंड्स आएगा। ठीक है, आपकी बात, देखिए आप रेट के हवाले से बात कर लें आप। जी 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 17% का देखिए, अभी कोविड आया, देखिए आपके सामने है, पूरी दुनिया में हर चीज के रेट्स कम हुए, हमारी भी प्रपोजल थी कि इसको 10% से लेस पे लाए। ध्यान से आपको भी पॉइंट आ गया, हमें ये सेशन क्लोज करना है। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब, बहुत शुक्रिया रेहान नसीम साहब, आपने हमारे वक्त निकाला, आपने व्यू पॉइंट बताया। अप्लाइंसेस का इशू है, टैक्स रेट का इशू है, और मेरे ख्याल में वो इस तरह ये देखते हैं कि वो FBR के साथ जो है रिफॉर्म्स को इससे कनेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में FBR जो है वो आगे बढ़ रहा है, FBR जो है इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहा है, ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, डायरेक्शन सही है, लेकिन यह है कि ये तकलीफ है। और जो बात है वो 17% सेल टैक्स की रिफंड की, वो मेरे ख्याल में पिछले रिफंड्स तो मिले हैं, लेकिन अगले रिफंड्स भी जो हैं वो ऑनलाइन ऑटोमेटेड तरीके से जो है लोगों के बैंक अकाउंट में पहुँचें, ताकि लोगों को फैसिलिटेशन हो कि अगर हमने कोई टैक्स दिया है, कोई हमने एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, तो वो इमीडिएटली विदाउट एनी कोई हिच जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है FBR को भी और हुकूमत को। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और आप उसके बाद हम अपने अगले सेगमेंट में आपके सवालों के जवाब देंगे और फिर बात करेंगे इस इशू पे जो कि हमारा आज का मौजू है। हम पिछले सेगमेंट में अपने मेहमानों से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने अपने मसाइल बताए, जहां उन्होंने कहा रिफॉर्म्स की बात की FBR के, उन्होंने कहा कि कंप्लाइंसेस इशू हैं, रिफंड्स की इशू हैं, टैक्स हाई टैक्स रेट की बात है। अब इस सेगमेंट में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। छोटे कारोबार करने वालों को किस तरह टैक्स देना है? ये छोटे कारोबार करने वालों को जो टैक्स है उसमें अगर इनकम टैक्स की हम बात करें तो इनकम टैक्स जो है उनको अपना रिटर्न फाइल करना है। पहले वो फिक्स टैक्स में भी लेके आया गया था, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरह से ये कोशिश की गई है कि छोटे सेगमेंट्स को पाकिस्तान में जो रिटेलर्स हैं छोटे, उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। कोशिश की गई, कोशिश को मेरे ख्याल में कंटिन्यू नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन वो नॉर्मल टैक्स रेट जो उनका बनता है उनकी आमदनी के मुताबिक उनको टैक्स रेट अपना देना पड़ेगा। वही स्लैब है जो बिजनेसेस का स्लैब है सबके लिए, और वो उनको जो है अपना टैक्स उसके मुताबिक देना पड़ेगा, जो हमने बताया अपने प्रोग्रामों में कि 5% से लेके और वो 35% तक है। आज का दूसरा सवाल देखते हैं, क्या छोटे कारोबार करने वालों को सेल टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी है? देखिए, हुकूमत ने जो FBR की पॉलिसीज़ आई उसमें उन्होंने दो हिस्सों में इसको स्प्लिट कर दिया है। एक वो लोग हैं जो Tier 1 हैं, जो कि बड़े कारोबार रिटेलर्स हैं, जो कि एयर कंडीशन मॉल्स में होते हैं, ब्रांड्स हैं,
1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की दुकान है उनकी, 12 लाख से ज़्यादा का उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उनको एक टियर 1 एक ब्लॉक कर दिया, और दूसरों को दूसरे ब्लॉक में जो कि छोटे रिटेलर्स हैं और उनके साथ उनकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे सेल टैक्स चार्ज हो रहा है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी होते तो इस वक्त जो चीज़ है सूरत हाल, उसमें उनको इलेक्ट्रिसिटी पे अपने सेल टैक्स देना पड़ रहा है और वो सेल टैक्स दे रहे हैं इस तरह। लेकिन ये जो है इससे सूरत हाल ये हो रही है कि FBR वाले जो भी है नोटिस देते हैं और उनको जो है मसाइल होते हैं कि कंप्लाइंस करें, बाज़ वक्त उनके पास बिल नहीं होते। तो इसका कोई निज़ाम होना चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि छोटे कारोबार वाले जिस तरह भी उनको फैसिलिटेट करें, उनको कम से कम उन पर टैक्स की बर्डन हो, लेकिन ये कि एक स्कीम हो जिसमें पता हो, FBR को भी कानून भी क्लियर हो और लोगों को भी पता हो कि हमें किस तरह अपना सेल टैक्स देना है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उनके बिजली के बिल पे सेल टैक्स चार्ज हो रहा है, वही उनकी लायबिलिटी है सेल टैक्स की मद में छोटे कारोबार करने वालों के लिए। आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल। बड़े रिटेलर से सामान खरीदने पर मुझ पर सेल टैक्स चार्ज होता है, ये सेल टैक्स मैं क्लेम कर सकता हूँ? देखिए, ये इंडिविजुअल आदमी जो है वो सेल टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। पाकिस्तान में सेल टैक्स का जो वैट मोड है वो इतना आगे नहीं बढ़ा। दुनिया में अगर आप जाएं तो दुनिया में अगर आप कहीं शॉपिंग करते हैं और आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं तो एयरपोर्ट पे आपको वैट रिफंड हो जाता है। पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगलिंग मोड में है और पाकिस्तान का ये निज़ाम इम्प्लीमेंट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा टाइम हो गया है, हमें इन चीज़ों पे बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहिए, बहुत तेज़ी से पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। जहाँ पे इंडिविजुअल आदमी सेल टैक्स दे रहा है, जो पाकिस्तानी है, उसके लिए वो कॉस्ट है, वो कहीं क्लेम नहीं कर सकता सेल टैक्स जो है। क्यों? और सेल टैक्स का रेट क्योंकि 17% है, वो कहीं पे 14 भी है, लेकिन जो भी रेट है वो हाई है। इसी वजह से कहा जाता है कि सेल टैक्स अगर बढ़ेगा आगे और रेट आगे बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो इसकी जो कॉन्ट्रा है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपके टैक्स फाइलर्स बढ़ेंगे तो सेल टैक्स के रेट ऑटोमेटिकली कम होंगे और उससे आपको एंड कंज्यूमर को उसकी कॉस्ट भी कम होगी। आइए देखते हैं आज का चौथा सवाल। क्या छोटे रिटेलर को फिक्स टैक्स रिजीम में नहीं लाया जा सकता? ये लाया गया, मैंने अभी पहले भी बताया, लाया गया और लाया आके फिर वापस रोल बैक किया गया। मेरे ख्याल में जिस तरह का कारोबार छोटा है दुनिया भर में, उनको किसी ना किसी स्पेशल मैकेनिज्म के जरिए टैक्स किया जाता है और कोई ना कोई स्पेशल मैकेनिज्म हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक, हमारे लोगों की एजुकेशन के मुताबिक, हमारे लोगों की लिमिटेशंस के मुताबिक, हमारे लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक उनको उस तरह का एक निज़ाम, आप टोकन दे दें, आप फिक्स टैक्स दे दें, आप चालान दे दें, उनको उस तरह जो है टैक्स किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में इससे FBR का हिस्सा भी कम होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, टैक्स रेवेन्यू भी आएगा। लेकिन अगर हम उन पर बहुत बर्डन डालेंगे तो शायद वो कारोबार करने के काबिल नहीं रहें और ये किसी तरह भी किसी टैक्स निज़ाम की स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं आज का पांचवा सवाल। कारोबारी माहौल ना होने से क्या टैक्स निज़ाम कमज़ोर हो रहा है? देखिए, जो टैक्स है ना वो बिज़नेस का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। बिज़नेस जो है वो चलेगा तो टैक्स मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बिजनेसेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, उनके लिए माहौल ऐसा दें, उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दें, उनको बिजली फराहम करें, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, रोडें बनाएं, ताकि उसके अगेंस्ट वो कारोबार करें। और कारोबार करते वक्त उसमें फिर कोई हुज्जत नहीं होनी चाहिए कि कारोबार के जब अगर फैसिलिटी हुकूमत ने दी है तो कारोबार बढ़ेगा आगे, उस कारोबार का ट्रिकल डाउन इफेक्ट टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा होना चाहिए। आइए देखते हैं आज का छठा सवाल। क्या टैक्स हाई रेट्स होने की वजह से लोग टैक्स नहीं देना चाहते? देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हाई रेट्स ऑफ टैक्स जो है टू इवेजन, तो जहाँ भी टैक्स रेट हाई होंगे आप देखें अगर कारोबार में 17% सेल टैक्स है, 17% लोगों का मार्जिन नहीं होता, लोगों का बिजनेस मार्जिन नहीं होता, वो उनको टेम्पटेशन देता है कि वो टैक्स को इवेट करें। ये एक साइकोलॉजी है, आप कितना भी इस बात पे वो कर लें कि नहीं करना चाहिए, लेकिन साइकोलॉजी है, आपको लोगों की माइंडसेट से, लोगों की साइकोलॉजी से डील करना है, तो आपको उसी हिसाब से अपने टैक्स रेट भी रखने पड़ेंगे, अपनी कंप्लाइंसेस भी रखने पड़ेंगे, केसेस को ऑडिट में भी उसी तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। कम सेलेक्ट करेंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, टैक्स रेट कम होगा तो लोगों को ईज होगा और वो के देने में उनको ये होगा कि अच्छा ये कम रेट है तो हम देने को तैयार नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में हाई रेट जो है ऑलवेज अ टेम्पटेशन टू इवेट द टैक्स। तो इस फिलॉसफी को अगर जहन में रखें पॉलिसी बनाते वक्त, कानून टैक्स का बनाते वक्त, ये बहुत ज़रूरी है। हमें यहाँ अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करना है और आपने देखा आज हमने जो बात की वो डॉक्यूमेंटेशन की बात की और पाकिस्तान का असल मसला डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन जैसे जैसे पाकिस्तान की आगे बढ़ेगी टैक्स निज़ाम बेहतर होगा और जितना कंप्यूटर का इंटरवेंशन होता जाएगा उतना टैक्स निज़ाम जो है बेहतर होता जाएगा। और ये बात
हुकूमत को भी समझ में आ जानी चाहिए, लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए। लोग जो हैं कारोबार जब जैसे जैसे डॉक्यूमेंट हो रहा है, कंप्यूटर का इंटरवेंशन आ रहा है, उनको सफोकेशन फील हो रहा है। दुनिया भर में लोग कारोबार करते हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट होते हैं। पाकिस्तान में लोग कैश पैसे से लेके कारोबार करने में बड़ा खुशी महसूस करते हैं, और जहाँ कार्ड की बात आए, जहाँ बैंक ट्रांजैक्शन की बात आए, उनको बिजनेस का जो कारोबार है उसको करने में सफोकेशन फील होती है। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। एक रियल मार्जिन होना चाहिए आपके बिजनेस प्रॉफिट्स का, जिसके रियल मार्जिन के साथ आप उस रियल मार्जिन पे आप टैक्स दें। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन करना आपकी भी जिम्मेदारी है, डॉक्यूमेंटेशन करवाना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। इस बात के साथ आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे आप अपने सवाल पोस्ट करें, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब दें। और आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई राय हो जो हुकूमत को भी समझ में आए और टैक्स निज़ाम आगे बढ़ने में उसमें मदद मिले। तो आपकी आरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।